हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। राइट हियर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखिए, इस चैप्टर में और प्रीवियस चैप्टर्स में क्या फ़र्क है। प्रीवियस चैप्टर्स में अगर हमें कोई सी भी बॉडी दी होती थी, एनी बॉडी, ठीक है, कोई सी भी बॉडी दी होती थी तो हम उसे पॉइंट मास मानते थे। ठीक है ना, उसे हम मानते थे पॉइंट मास, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, उसको हम जो है एक बड़ी से बड़ी बॉडी को भी पॉइंट मास मानते थे, एक छोटे से पॉइंट के मास के बराबर। ठीक है, हालांकि वो मास होता एग्जैक्टली उस बॉडी के मास के बराबर है। और एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी है कि अगर एक ट्रेन हमारी जिसकी लेंथ अराउंड 500 मीटर है, ठीक है, अगर ये एक स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रही है, वो जो सेवरल किलोमीटर्स है, ठीक है, तो हम उस ट्रेन को क्या पॉइंट मास मानेंगे, एक पॉइंट के बराबर? देन दी आंसर इज़ येस, क्योंकि जो ट्रेन की लेंथ है, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, उसके सामने एक छोटे से पॉइंट के बराबर है। ठीक है, जैसे अगर एक ट्रेन मानिए कानपुर से दिल्ली जा रही है, ठीक है ना, कानपुर से दिल्ली, तो अगर कानपुर यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, इनके बीच का ये डिस्टेंस है, तो ट्रेन एक छोटे से पॉइंट के बराबर नज़र आएगी। ठीक है ना, तो अगर जिस बॉडी का मोशन हम स्टडी करते हैं, अगर उसका साइज़ जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है ना, जितना मोशन वो कर रहा है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम उस बड़ी से बड़ी बॉडी को भी पॉइंट साइज मान सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ बेटा, ये सन है हमारा, ठीक है, और सपोज़ यहाँ पे एक प्लैनेट है नेपच्यून, हमने ले लिया, कोई सा भी प्लैनेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि सन के अराउंड नेपच्यून जो मोशन कर रहा है, क्या उस नेपच्यून को पॉइंट मास माना जा सकता है? दैट इज़ करेक्ट, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि नेपच्यून देखो इतना बड़ा सर्कमफेरेंस सन के अबाउट कंप्लीट करेगा, कि स्क्रीन में मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। तो उसके सामने नेपच्यून का जो साइज़ है, ये जो डिस्टेंस नेपच्यून ने कवर किया है, उसके सामने जो उसका साइज़ है, उसे हम पॉइंट साइज़ मान सकते हैं, जबकि एक्चुअल में नेपच्यून जो है बहुत ही बड़ा प्लैनेट होता है। ठीक है, तो अभी तक हम बड़े से बड़े बॉडी को भी जो है पॉइंट साइज मान रहे थे, चाहे किसी का भी मोशन हो, कार, ट्रक, ट्रेन और एनी पर्सन, सबको पॉइंट मास माना जा रहा था। लेकिन तब क्या करेंगे कि अगर बॉडी का मोशन उसके साइज़ के कंपैरिजन में जो है बहुत बड़ा नहीं है, तब हम उस बॉडी को पॉइंट साइज नहीं मानते, तब हम उस बॉडी को मानते हैं इट इज़ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, राइट हियर, अ रिजिड बॉडी। ठीक है बेटा, उसे हम रिजिड बॉडी मानते हैं। चलिए, अब रिजिड बॉडी का क्या मतलब हुआ? एक बॉडी रिजिड तब कहलाती है, ठीक है, अगर वो अपने साइज़ और शेप में कोई भी चेंज ना लेके आए। ठीक है, चाहे आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, तो वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। ठीक, और हम उसे पॉइंट साइज नहीं मानेंगे। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है एम मास की, ठीक है, ये बॉडी आपकी एम मास की रिजिड तब कहलाएगी, ये मास की बॉडी रिजिड तब कहलाएगी कि आप दोनों तरफ से, हर तरफ से इनफैक्ट कितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन इसके शेप में, इसकी शेप और इसके साइज़ में कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, ये ज्यों की त्यों है, जैसी थी वैसी ही है, तो हम इस मास बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, when a body is said to be rigid if it does not undergo any change in its shape or size, no matter how large the external force is acting on it। ठीक है, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का अपना मास होता है। ठीक है ना, तो सपोज़ करो पहले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2, यहाँ पे तीसरा पार्टिकल है जिसका मास है m3। ऐसे करते करते बहुत सारे, टोटल ये लास्ट पार्टिकल हम यहाँ ले लेते हैं जिसका मास है mn। ठीक है, nth पार्टिकल, जैसे
फर्स्ट पार्टिकल का m1, सेकेंड पार्टिकल का m2, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, सेकेंड का m2, तीसरे का m3, ऐसे करते करते n पार्टिकल्स है तो लास्ट वाले का mn। तो ये जो m है ये कैसे आया, ये इन सब के सम से आया, ठीक है। सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास को ऐड कर दो तो टोटल मास m आ जाएगा। सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास को आप ऐड कर दीजिए लास्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल m1 से लेके लास्ट पार्टिकल mn मास तक ऐड कर दीजिए, तो ये बॉडी के टोटल मास m के बराबर। इसीलिए हम बॉडी को एक m मास का पॉइंट साइज मान लेते थे, क्योंकि उसका साइज़ उसके डिस्टेंस कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है। रिजिड बॉडी तो आपको समझ में आ गया कि एक रिजिड बॉडी वो होती है जिसका साइज़ शेप फोर्स लगाने से चेंज नहीं होता, और उस रिजिड बॉडी, वो जो रिजिड बॉडी है बहुत छोटे छोटे पॉइंट मासेस से बनती है, और बॉडी का टोटल मास हर एक पॉइंट मास के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब बात आती है रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा, ये हमारा अगला टर्म है जो हमें समझना है। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस है, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई स्केल दे दे, ऐसा कई बच्चे करते हैं कि एक नोटबुक लेते हैं और उसको अपने फिंगर पे यहाँ सेंटर से जो है उसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको मैं एक स्केल दे दूँ, ठीक है, और मैं कहूँगी बेटा इसको एक अपनी सिंगल फिंगर पे बैलेंस करो, तो आप अपने फिंगर को यहाँ रखेंगे अगर, तो बैलेंस नहीं होगा, ये गिर जाएगा इस तरफ, ठीक है। और इसी स्केल में अगर आप अपनी फिंगर यहाँ रखेंगे तो स्केल इस तरफ गिर जाएगा, ठीक है ना। स्केल को बैलेंस करने के लिए आप जानते हैं कि इसके सेंटर पे कहीं ना कहीं ये बैलेंस होगा, करेक्ट। तो ये ना इधर लुढ़केगा और ना इधर, ये बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। ऐसा हम नोटबुक के साथ करते हैं, कुछ स्टूडेंट फुटबॉल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी उंगली पे, ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही आया है। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि स्केल को कहाँ और कैसे बैलेंस करना है, ठीक है ना। कॉर्नर साइड से तो होगा नहीं तो एक तरफ का मास ज़्यादा होगा, जिस तरफ का मास ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये एक पॉइंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। दोनों के दोनों एक पॉइंट है, ठीक है। बॉडी, एक रिजिड बॉडी में, एक बड़ी बॉडी में जो पॉइंट मास नहीं है, उसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। मतलब ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास हम सपोज कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर आपको एक स्केल दिया जाता है, ठीक है, अगर आपको एक स्केल दिया जाता है और आपको कहा जाता है बैलेंस करने के लिए, तो आप सेंटर से कहीं से उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक पॉइंट को बैलेंस करने नहीं बोला था, मैंने बोला था कि पूरे स्केल को बैलेंस करो। मतलब आप जानते हैं कि पूरे स्केल का जो मास है वो कहीं ना कहीं इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि इकट्ठा हो रखा है। अगर हमने उस पॉइंट को बैलेंस कर लिया तो पूरा का पूरा स्केल हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, वज़न है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मैं बता दूँ बेटा, मास आपका होता है m, ठीक है, मास आपका होता है m, ग्रेविटी यानी कि वेट आपका होता है mg, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का m यानी कि मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, और वो पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट यानी कि mg कॉन्सेंट्रेटेड है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ सिमेट्रिक बॉडीज़ हैं, ठीक है। सिमेट्रिक यानी कि अगर आप उसे कट करोगे ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली और लेटरली, तो उसका लेफ़्ट और राइट साइड, ऊपर का और नीचे का पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ऐसी बॉडीज़ को सिमेट्रिक बॉडीज़ बोलते हैं। मैं अभी बना के बताती हूँ आपको। तो हमारे सिलेबस में सिमेट्रिक बॉडीज़ हैं। आप देखोगे सिमेट्रिक बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम होता है, एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है। हाँ, लेकिन अगर एसिमेट्रिक बॉडीज़ होती तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह होता, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। सिमेट्रिक बॉडीज़ देखो, जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक स्फेयर हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल भी सिमेट्रिक बॉडी हो सकता है, एक सिलेंडर भी सिमेट्रिक बॉडी है। ये सिमेट्रिक बॉडी इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे कट करेंगे ना इस तरीके से, ये देखिए, तो इसका लेफ़्ट और राइट बिल्कुल आइडेंटिकल है,
तो ऐसी बॉडीज़ को सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ऐसी बॉडीज़ में जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये एक ही पॉइंट पे आके मिलता है। लेकिन हाँ, अगर एसिमेट्रिक बॉडी होती, मतलब कुछ ऐसी सी ऐसे, ठीक है, कि अगर आप इसे कट करेंगे ऐसी बॉडी को, इसका लेफ़्ट और राइट सेम नहीं है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह हो सकता है। ठीक है, फिर कुछ ऐसी बॉडीज़ आती हैं जिनका जो सेंटर ऑफ मास है ये बॉडी के मटेरियल के ऊपर नहीं होता, ये कहीं और होता है। जैसे अगर आप एक डिस्क ले लें, ठीक है, डिस्क ले लें, और अगर आप एक रिंग ले लें, डिस्क और रिंग में देखो फ़र्क क्या होता है। ये पूरा हमारा डिस्क है और रिंग हमारी कुछ ऐसी होती है। रिंग जैसे कि एक कड़ा जो हम हाथ में पहनते हैं, चूड़ी हो गई, उसको रिंग बोलेंगे। और डिस्क जैसे कि एक प्लेट हो गई, एक थाली हो गई जिस पे हम खाना खाते हैं, या फिर जो सीडी, हाँ, लेकिन हम जो सीडी ड्राइव में डालते हैं उसमें एक बीच में सेंटर में होल होता है, तो उसको प्रॉपर डिस्क नहीं मानेंगे। डिस्क मतलब जो पूरा मटेरियल जहाँ भर रखा हो, ठीक है, कहीं पे भी एयर ना हो सेंटर में, कहीं पे ये पूरा मटेरियल है, ठीक है, जिससे डिस्क बनी है। ये डिस्क है और ये हमारा रिंग है, ठीक है। तो शेप दोनों की सर्कुलर होती है। डिस्क में देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पड़ेगा, ये, ठीक है ना। रिंग में सेंटर ऑफ मास यहाँ पड़ेगा। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्क के मटेरियल के ऊपर है, लेकिन जो रिंग थी हमारी, ये जो हमारी रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और यहाँ एयर है, क्योंकि रिंग का मटेरियल तो ये सर्कमफेरेंस पे है ना। तो कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स हैं, रिंग हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, ठीक है। हॉलो स्फीयर भी होता है, सॉलिड स्फीयर भी होता है। हॉलो स्फीयर जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल का मटेरियल उसके बॉर्डर पे होता है और अंदर तो हवा होती है, अंदर तो मटेरियल होता नहीं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर होते हैं हमारे कुछ सॉलिड स्फीयर, जैसे कि शॉट पुट, एक लोहे की, आयरन की बॉल होती है, पूरा अंदर तक लोहा भरा हुआ होता है, उसे सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। अर्थ इज़ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अर्थ अंदर से ऐसा नहीं कि अंदर हवा है, अंदर पूरा मटेरियल, मोल्टेन मटेरियल अर्थ का प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे सॉलिड स्फीयर मानते हैं। तो जो अगर आप रिंग की बात करें और हॉलो स्फीयर की बात करें, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये एकदम सेंटर पे जाके पड़ेगा जहाँ पे मटेरियल नहीं है, हवा है। तो हम कहते हैं देयर आर बॉडीज़ लाइक रिंग एंड हॉलो स्फीयर हुज सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, कि बॉडी के मटेरियल के ऊपर नहीं है, बॉडी के बाहर है, उसको बैलेंस करने का पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेटा, तो अगर हमने पढ़ा कि पॉइंट मास है तो बहुत ईजी होता है। पॉइंट मास बॉडी में क्या होता है कि है तो एक रिजिड बॉडी, बहुत सारे छोटे छोटे मास पार्टिकल m1, m2, m3, mn से बनी है, लेकिन हम इसे बहुत सारा नहीं, एक सिंगल पार्टिकल m मास का पार्टिकल मानते हैं, तो सारी मैकेनिक्स आसान हो जाती है, सारी मैकेनिक्स और डायनेमिक्स। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि आप इसको एक सिंगल मास नहीं मानेंगे, आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग ट्रीट करना है, तो उस केस में क्या किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक, जो कि है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है बेटा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें दो पार्टिकल्स अज्यूम करेंगे, ठीक है। एक आप अज्यूम करिए कि आपको पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे जिसका मास है m1, और दूसरा पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास है m2, ठीक है। अब आपको सिस्टम में दो पार्टिकल्स दिए हैं, होते तो बहुत सारे हैं रिजिड बॉडी में, पर अभी हम दो से शुरू करेंगे तो पूरी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं हम हमेशा ओरिजिन से लेते हैं पार्टिकल की पोजीशन। तो ये जो पार्टिकल यहाँ आपका m1 प्रेजेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको बनाना है, तो ओरिजिन से पार्टिकल तक एक वेक्टर बना दीजिए, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है बेटा, मैं आपको बता दूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैथ्स में आप एक पॉइंट लेते हैं तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स x, y लेते हैं ना, करेक्ट। इसका मतलब होता है कि इस पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन से अगर आप यहाँ आएंगे तो x है, और ओरिजिन से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये y है, करेक्ट। तो मैथ्स में भी जो आप कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से, है कि नहीं। मैं फिर से बनाती हूँ बेटा, मैथ्स में अगर ये पॉइंट आपको x, y दिया है तो इसका मतलब होता है कि ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन x एक्सिस में
जो है एक्स एब्सिसा है और वाई एक्सिस में इसकी पोजीशन ओरिजिन से है वाई ऑर्डिनेट। ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक वाई होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्स होता है। ठीक है, तो जब मैथ्स में भी पार्टिकल के जब पोजीशन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मैथ्स में हम पोजीशन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो ओरिजिन से जब आप इसका वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर m1 का। इसको हम ले लेते हैं r1, ठीक है, और दूसरे वाले को ले लेंगे हम r2। तो पहली मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका बेटा r1, और दूसरा मास का जो पोजीशन है वो है पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, अब आपको ये देखना है, देखो अगर दो तरफ जो बॉडीज़ रखी हैं, ठीक है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये पहली वाली m और दूसरी वाली भी m, पतली स्ट्रिंग है, पतली रॉड से, मासलेस रॉड का मास हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इतनी हल्की तार है, रिजिड तार है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि इसको बैलेंस करो, तो आप जानते हैं सेंटर से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ मास सेम है, तो बीच में एग्जैक्टली सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन तब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मास छोटा सा है और यहाँ मास बड़ा है, ठीक है ना, अब आप इतना तो जानते हैं कि ये सेंटर पे बैलेंस नहीं होगा, ये राइट साइड कहीं बैलेंस होगा, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट हमें ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो मैथमेटिकली ना इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो वो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको करना है, पहले डेरिवेशन होती थी, नाउ डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो जो सेंटर ऑफ मास CM से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को CM से डिनोट करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को CG से। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू होती है m1r1 प्लस m2r2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके मैथ्स के फॉर्मूला से। आपने इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी ना मैथ्स में, तो ऐसा ही कुछ जो है ये फॉर्मूला आपका आइडेंटिकल आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, इसका क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन चलो मैं पहले बाद में बताती हूँ, अब आप में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और खुद लॉजिकली सोचना है। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था ना कि अगर दो रजिस्टर हमारे सीरीज़ में लगे हैं R1 और R2, तो नेट सीरीज़ रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। तब क्या होगा, अगर 3 रजिस्टर्स हैं तो प्लस R3, अगर 4 रजिस्टर हैं तो प्लस R4। तो सीरीज़ आगे बढ़ती चली जाती है जितने रजिस्टर्स होते हैं। तो इसी तरीके से अगर 2 पॉइंट मास की जगह 3 मासेस होते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर है R3 और मास है m3, उस केस में सेंटर ऑफ मास हमारा कितना कहाँ पे आता, तो हम सीरीज़ को बढ़ा देते हैं, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है ना, अगर 4 होंगे तो और आगे चली जाएगी सीरीज़। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से आता है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल आपको दिया होगा, देयर इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल of side, there is an equilateral triangle of side 1 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है डिटरमाइन इट्स सेंटर ऑफ मास, डिटरमाइन इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की नज़र से हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कैसे किया जाएगा, ये देखिए, जब भी आपको मैथ्स में पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो x, y के टर्म्स में दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ये x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, इसका x रिजेम्बलेंस, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लिख सकते हैं x CM इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2। ठीक है, प्लस जितने भी मासेस दिए हों, सीरीज़ बढ़ती जाएगी, अपॉन m1 प्लस m2। और इसी का अगर आप y ऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो उसको हम लिख सकते हैं m1y1 प्लस m2y2। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके लिए हम कर लेंगे, 2 हैं तो 2 तक छोड़ देंगे, आगे है तो आगे फर्दर हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो
इस केस को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप किसी भी वर्टेक्स को, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, आप उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम कुछ नहीं करते, सिंप्लिसिटी के लिए देखो एक्सिस वैसे तो आप यहाँ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ओरिजिन पे ही वर्टेक्स लेना है, लेकिन उससे ये है कि हमारा क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको 1,1 पे माने, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ओरिजिन की जगह, 1,2 से भी कर सकते हैं, 2,1 से भी कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये 1,1 से शुरू करेंगे तो साइड इसकी 1 मीटर है, ठीक है। तो ये x1 + 1 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,1, ठीक है ना। तो हम सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की एक वर्टेक्स को, किसी भी एक वर्टेक्स को, ठीक है, हम एक वर्टेक्स को एक्सिस की ओरिजिन पे मानेंगे इस तरीके से, देखिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम किसी भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे मानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये वाला वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, लिख देते हैं यहाँ पे। पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,0, ठीक है। अब देखिए साइड 1 मीटर है ना, तो जब आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स यहाँ आएंगे तो आपने 1 मीटर कवर करा। कौन से एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 में 1 प्लस होके आपको 1 दे देगा, ठीक है। और बाकी जो वाई ऑर्डिनेट है वो तो 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि अब वाई एक्सिस के अबाउट बढ़े नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 1,0, ठीक है। ये 0,0 और ये 1,0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इसका वाई एक्स कॉमा वाई कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इसके अगर आप इस कोऑर्डिनेट के अगर आप एब्सिसा में आए तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो तीसरा वर्टेक्स होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फॉल करता है ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर 1 है तो उस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप आएंगे तो वो 1 का आधा होगा, यानी कि 0.5, ठीक है। तो इसका x तो हो गया 0.5, करेक्ट। अब आपको इस वर्टेक्स का y निकालना है, y एक्सिस पे कि कितना आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ y किसके बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए ये हाइट का काम कर रहा है ना, इस ट्राइंगल के ये किसका काम कर रहा है, हाइट का, करेक्ट। तो आप हाइट से भी निकाल सकते हैं और आप जो है पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये लेंथ आपकी ट्राइंगल की साइड 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 0.5 है, ठीक है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ये जो हमारा y है, जो तीसरा हाइट है इसकी ट्राइंगल वो y ऑर्डिनेट का काम कर रही है, हमारा y आ जाएगा √ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा √1 माइनस 0.25, ठीक है। ये हो जाएगा √0.75, ठीक है। आप डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का मतलब होता है बेटा हाफ का स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा √1 का 1 का अब स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा √3/4, ठीक है। 4 को भी आगे सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा √3/2। ये आपने y निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अगर ये y है, आप फिगर में देखिए बेटा, अगर ये आपका y √3/2 आया है तो ये स्मॉल y के बराबर इसका ऑर्डिनेट ही तो हुआ √3/2, करेक्ट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा,
इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो x तो है आपका हाफ, 0.5 मतलब हाफ, और y है आपका √3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हाफ कॉमा √3/2। ठीक है, तो इसको नोट कर देते हैं तीसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स। तीसरे वाले के बेटा कोऑर्डिनेट्स हो गए हाफ कॉमा √3/2। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस थी और ये हमारी y एक्सिस। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमारा जो है x एक्सिस y ऑर्डिनेट से बनता है। अगर z एक्सिस भी दी है आपको इस तरीके से तो उसको भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको z एक्सिस भी दे रखी है, ठीक है ना, ये x ये y और ये z, अगर आपको z भी दे रखी है तो हम ZCM भी निकाल लेंगे, इट्स नो बिग डील। ZCM हो जाएगा m1z1 प्लस m2z2 एंड सो ऑन, पूरी सीरीज बढ़ती जाएगी अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन जनरली जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए आते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, 3 डायमेंशन में जाते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालना है और जो आपको पॉइंट मासेस दे रखे थे, अच्छा एक चीज़ ना, एक डेटा मिस हो गया, ये जो आपको ट्राइंगल दे रखा है ना, ठीक है, ऑफ साइड 1 मीटर, इसके वर्टेक्स में ना इक्वल मास रखा हुआ था 1 kg का, ठीक है, वो डेटा मिस हो गया, तो उसको नोट कर लेते हैं। तीनों वर्टेक्स पे 1 kg का मास रखा हुआ है, 1 kg, 1 kg एंड 1 kg। ठीक है, अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखिए ट्राइंगल था, ट्राइंगल के पास एक्सिस और ऑर्डिनेट दोनों होते हैं, तो हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर लिया। अब हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो XCM का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, किसी को भी 1 2 3 मान लें, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, m1 की जगह, मास तो तीनों ही सेम है खैर, 1 × अब देखो बेटा, ये हुआ x1 पहले मास का एब्सिसा, ये हुआ x2 दूसरे मास का एब्सिसा, ये हुआ x3 तीसरे मास का एब्सिसा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × हाफ अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 है, यानी कि 1 + 1 + 1, तीनों का मास सेम था। तो 1 × 0 तो 0 हो गया फर्स्ट टर्म, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया। ठीक है, 1 में जब हाफ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमारे पास आया 3/2 अपॉन 3, क्योंकि 1 + 1 यहाँ पे 3 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा हाफ, XCM = 1/2। ठीक है, जैसे आपने XCM निकाला है ऐसे ही हम YCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से हम YCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, y1 y2 y3 देख लेते हैं। ये बेटा हमारा m1 था, हमने लेट किया था, ये m2 है और ये m3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा मत सोचिएगा कि हम कहीं पे भी y1 y2 y3 ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर मास ये वाला ले रहे हैं तो आपको इसी का y लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्योंकि तीनों मास सेम है तो दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी के साथ कोई भी ले लें। लेकिन अगर आपको मास अलग दिया होता 1 kg 2 kg 3 kg, आप ऐसा करें कि m3 के साथ 0 ले लें और 2 kg के साथ आप √3/2 ले लें, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर ये आपका m1 है, ये m2 है और ये m3 है, तो y1 हो जाएगा आपका 0, पहले वाले का ऑर्डिनेट, दूसरे वाले का ऑर्डिनेट भी 0 और तीसरे वाले का ऑर्डिनेट है बेटा आपका √3/2। ठीक है, ये वैल्यूज़। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा YCM = 1 × 0 प्लस दूसरे वाले का ऑर्डिनेट भी 0 था प्लस 1 × √3/2, तीसरे वाले का ऑर्डिनेट था √3/2 होल अपॉन तीनों का मास 1 + 1 + 1। ये हो जाएगा बेटा, ये देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, हमारे पास बचा बेटा √3/2 अपॉन 3। ठीक है,
तो ये आपको बेटा एक √3, देखो 3 को ना हम लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है। तो जब हम इस 3 की जगह √3 × √3 रखेंगे तो एक तो कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचेगा 1/2 √3। लेकिन अगर आप रैशनलाइज्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप रैशनलाइज फॉर्म में रखेंगे तो आ जाएगा √3/2/3। ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में हैं, तो ये हो जाएगा √3/6। आप इस तरीके से भी LCM को छोड़ सकते हैं। अब देखो, क्योंकि आपने एक पार्टिकल को ओरिजिन पे माना था, इस कारण से देखिए ये 0 हो गया, ठीक है, और इधर 2 टर्म्स आपके 0 हो गए, तो कैलकुलेशन ईजी हो गई। यही अगर आप एक्सिस को यहाँ कहीं मानते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो आपकी एक वैल्यू XCM में और YCM में 2 वैल्यू 0 नहीं आती। तब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0,0 नहीं होते, ये आपको कुछ लेट करना पड़ता। सपोज़ 1,1 लिया है तो ये भी बदल जाता है, ये भी बदल जाता है और आंसर भी बदल जाता। आंसर बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो टीचर आपकी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है चेक करता है। लेकिन कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बहुत लेंदी होता है, कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए हम एक मास पार्टिकल को ओरिजिन पे मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या था, पीछे हमने जब अभी प्रीवियस चैप्टर्स में काइनेमैटिक्स पढ़ी थी। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम बॉडीज़ का मोशन स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो मोशन आपने अभी तक पॉइंट मास का माना है, पॉइंट मास का पढ़ा है। आपने जो काइनेमैटिक्स पढ़ी है, यानी कि जिन बॉडीज़ का मोशन पढ़ा है, वो सारी बॉडीज़ पॉइंट मास मानी जाती थी, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, एरोप्लेन हो, ठीक है, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस होता था उनकी साइज़ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता था, इसलिए हम उन सारी बॉडीज़ को पॉइंट मास मानते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर जो सिस्टम मूव कर रहा है वो पॉइंट मास नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनका मोशन कैसे स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, मोशन मतलब वेलोसिटी। तो अभी हमें रिजिड बॉडी का मोशन पढ़ना है। रिजिड बॉडी से भी ज़्यादा पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन। एक पॉइंट मास नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक पॉइंट मास की वेलोसिटी v होती है, एक पॉइंट मास का एक्सेलरेशन a होता है। लेकिन अगर एक सिस्टम में एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 10 पार्टिकल्स दिए हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे, उसका एक्सेलरेशन क्या है, कैसे निकालेंगे, उसको स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। वेलोसिटी होती है, velocity is given by rate change of displacement, करेक्ट। क्योंकि अभी हमने पोजीशन वेक्टर r माना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो x लेते हैं हम उसकी जगह r पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करें, अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि आपने RCM की वैल्यू पढ़ी है, ये देखिए क्योंकि आपने RCM पढ़ा है और अब आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी पोजीशन को डिफरेंशिएट करके आती है। अगर सिस्टम मोशन में है तो उसके सेंटर ऑफ मास, तो बेटा उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आएगी रेट चेंज ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, d/dt ऑफ m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बेटा, जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, जब ये पार्टिकल्स आपके पहला पार्टिकल मूव करेगा, या ये जब आपका पहला पार्टिकल मूव करेगा या फिर जब आपका दूसरा पार्टिकल मूव करेगा, तो इनके मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो इनका मास है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। चेंज क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन वेक्टर r1 था,
अब जब मूव करके बॉडी आगे चलेगी तो पोजीशन वेक्टर r1 देखो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी पोजीशन वेक्टर r2 चेंज हो गया। तो जब भी बॉडी मोशन करती है तो उस केस में बॉडी का मास चेंज नहीं होता, उसका पोजीशन वेक्टर बदलता है। अब क्योंकि बॉडी का मास m1 और m2 चेंज नहीं हो रहा, तो m1 m2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, m1 भी बाहर आ जाएगा, m2 भी बाहर आ जाएगा, ये भी m1 m2 बाहर आ जाएगा, इसको तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। तो हमारे पास VCM इक्वल हो जाएगा, VCM बराबर हो जाएगा 1/m1 प्लस m2 बाहर ले गए, ठीक है। हमारे पास बचा m1 d/dt ऑफ r1 प्लस m2 d/dt ऑफ r2, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले हम इसको बाहर ले गए तो हमारे पास ये आ गया। फिर जब इसको इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dt फर्स्ट टर्म का करेंगे, तब भी m1 बाहर ही आएगा, तो बाहर ले गए। फिर जब d/dt हम ये सेकेंड टर्म का करेंगे, ठीक है, तब भी m2 बाहर ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इस टर्म को ध्यान से देखो, ये वाले टर्म को, ये कह रहा है रेट चेंज ऑफ फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, तो ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी के बराबर होगा। ये टर्म हमें बता रहा है रेट चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ सेकंड मास, तो ये सेकंड मास की वेलोसिटी v2 के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह फर्स्ट मास की वेलोसिटी v1 रख सकते हैं और इसकी जगह सेकंड मास की वेलोसिटी v2 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास VCM आ जाएगा m1 v1 1/m1 प्लस m2 m1 v1 प्लस m2 v2। dr1/dt की जगह हमने v1 रखा और dr2/dt की जगह v2 रखा, ठीक है। अब इस m1 इस टर्म को हम दोनों के डिनोमिनेटर में अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, m1 प्लस m2, ठीक है। अब टर्म देखिए, मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई है, इतना आपको करना नहीं होता, पूछा नहीं जाता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों टर्म्स को देखिए बेटा। RCM बराबर है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 के। VCM बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 के। सिमिलरली जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके, तो बेटा सॉल्व करके देखिएगा, वो भी आपका ऐसा सिमिलर फॉर्मूला ही आएगा। मैं पहले इसको हटा देती हूँ। सिमिलरली व्हेन यू विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सप्रेशन भी बेटा ऐसा ही आएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बराबर आएगा m1a1 प्लस m2a2 होल अपॉन m1 प्लस m2 के। निकालने का तरीका वही है, बस वेलोसिटी निकालने के लिए आपने जो है पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को, तो वैल्यू आपकी बिल्कुल आइडेंटिकल आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके तैयार करने बहुत मुश्किल नहीं होते। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला, वेलोसिटी, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो भी आपको दिया हुआ है। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन the acceleration and force
acting on the system of two particles with velocities t square by 2 plus t cube by 3 minus 1 and t square by 2 plus 1 of masses 1 kg and 2 kg respectively. बेटा क्वेश्चन इतना बड़ा आपको देखने में लग रहा है बहुत सिंपल। सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या क्या है। आपको निकालना है एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है। आपको दिया क्या है, वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी दे रखी है दोनों मासेस की। ये पहले मास की वेलोसिटी है, ये दूसरे मास की वेलोसिटी है, और दोनों का मास कितना है 1 kg और 2 kg रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले मास की जिसकी ये वेलोसिटी है उसका मास हम पहला वाला 1 kg लेंगे, और जो दूसरे मास की वेलोसिटी है उसका मास हम 2 kg लेंगे, दूसरा वाला, ठीक है। तो नोट कर देते हैं जो डेटा हमको गिवन है। हमें दिया हुआ है v1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस 1, और v2 आपको दिया हुआ है बेटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अच्छा मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन में ये भी दिया होगा एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे फोर्स और एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। और दोनों का मास आपको दिया हुआ है m1 इज इक्वल्स टू 1 kg। m1 को 2 kg नहीं ले सकते क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया है, पहले वाले के साथ पहला वाला ही लेंगे, और m2 आपको दिया है 2 kg, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी से आएगा, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास पहले वाले का एक्सेलरेशन आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ v1, ठीक है। तो बेटा v1 की वैल्यू डालते हैं, d बाई डी टी ऑफ v1 की जगह डालेंगे हम टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 टी क्यूब बाई 3 माइनस 1, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, बेटा मैं हर बार आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखाऊंगी, आपको शुभी मैम ने भी सिखाया है और मैंने भी 1-2 लेक्चर्स में आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया है। डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर n होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसी तरीके से डी बाई डी टी ऑफ, देखो टी स्क्वायर आपका आ जाएगा 2 टी की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला में जहाँ n है वहाँ 2 है, और फॉर्मूला में जहाँ x है वहाँ हमें t दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने इसको लगाया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t की पावर 1, ठीक है। और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है 2t, तो हम यहाँ डाल देते हैं टी स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t आ जाएगा। इस टी स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन किया तो 2t आ गया, और डिनोमिनेटर में हमें 2 डालना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 प्लस, अब हम देखते हैं कि टी क्यूब का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन कितना है, यूजिंग द सेम फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। इसी तरीके से जब डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 टी की पावर
3 माइनस 1, n की जगह 3 डाला, x की जगह t डाला। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3t²। ठीक है, तो हम वैल्यू डाल देते हैं बेटा। t³ के डिफ्रेंसिएशन की जगह हम डालेंगे 3t² और डिनोमिनेटर में 3। ठीक है, चलिए अब ये जो बचा साथ में लास्ट में बेटा 1, ठीक है, 1 एक कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल तो हमें दिया नहीं है, तो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में 0 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे माइनस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई एडवांटेज नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई t प्लस t²। ठीक है, सो वी विल राइट हियर फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन है t प्लस t²। ठीक है, लेकिन आपको एक्सेलरेशन किस टाइम पे निकालने के लिए बोला है? 1 सेकेंड पे। तो हम लिखेंगे एट 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हम t की जगह 1 डालेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 डाला जाएगा, तो हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन आया 2। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन हम दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी जो दी हुई है t²/2 + 1, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके आप बेटा देखिएगा, ये आएगी 1 कांस्टेंट, ये पहले से ही कांस्टेंट है, तो t = 1 की जब t ही नहीं आया डिफरेंशिएशन में, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ओके t। ठीक है, और जो हमारा 1 है इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो प्लस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जब आप t की जगह 1 डालेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन a2 है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए a1 हमारा 2 के बराबर आया और a2 हमारा 1 के बराबर आया। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन पूछा था, ध्यान से देखिएगा, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। आपसे ये नहीं कहा था कि पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालो या दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालो, आपसे पूछा है सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो जब हमें पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन और दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया होता है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन आपको निकालना है, उसका मतलब है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये देखो बेटा, m1 1 kg के बराबर है, m2 2 kg के बराबर है, और आपने v1 v2 से a1 जो 2 के बराबर है और a2 जो 1 के बराबर है निकाल लिया। ठीक है, तो हम वैल्यू डालेंगे, m1 की जगह 1, a1 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 2 और a2 की जगह 1 होल अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब है 1 प्लस 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2 + 2/3 दैट इज़ 4/3, ये आ गया नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल का नहीं है, दूसरे का नहीं है, ये एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल से जो सिस्टम बना है उस सिस्टम का एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो सिस्टम उसके सेंटर ऑफ मास पे ही तो माना जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपको फोर्स भी पूरे सिस्टम पे पूछा था। ठीक है, अब आपको लगेगा कि फोर्स का तो फॉर्मूला अभी तक बताया ही नहीं, हमें तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया है। तो सिंपल है बेटा, अगर आपको फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स निकालना है तो m1a1, अगर आपको सेकेंड पार्टिकल पे फोर्स निकालना है तो m2a2, ये तो न्यूटन की सेकेंड लॉ से आएगा। इसी तरीके से अगर आपको पूरे सिस्टम पे फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप करेंगे पूरे सिस्टम का टोटल मास और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन यानी कि ACM। ठीक है, तो हम सिस्टम पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे और वो आ जाएगा द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय द टोटल मास इनटू ACM, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास।
अब टोटल मास देखो, पहले वाले पार्टिकल का मास 1 था, दूसरे का 2 था, तो टोटल मास हो जाएगा 1 + 2 kg। और एक्सेलरेशन आपने निकाला है 4/3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 × 4/3, 3 से 3 कट गया और आप पे के पास नेट फोर्स आ गया 4 न्यूटन, अगर सब ऐसा ही यूनिट में दिया हुआ था तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कराऊंगी एंड देन वील मूव टू अनदर टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन ये है, the velocities of masses 1 kg and 5 kg are given by 2i cap minus 3j cap and 3i cap plus 4j cap minus 6k cap respectively. Determine the velocity of its center of mass। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें जो है एक दिया था, ट्राइंगल है जिसकी साइड है 1 मीटर और उसके ट्राइंगल के वर्टेक्स में 1 kg का मास रखा हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो वो फिगर से सॉल्व हुआ था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें एक टाइम वेरिएबल इक्वेशन दी हुई थी, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा था। ठीक है, तीसरे में हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है वेलोसिटी, अब उसकी वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल, करेक्ट, फॉर्मूला में कहीं कोई मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसानी से समझेगा। आपको 2 वेलोसिटी दी हुई है v1 और v2 और आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है, ये बात तो पक्की है, इससे नहीं आएगा, इससे दूसरे फॉर्मूले से भी नहीं आएगा, तीसरे फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। तो करिए, बहुत सिंपल है, वैल्यू ही तो डालनी है। ये हमने लिया तीसरा फॉर्मूला, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसमें यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको VCM निकालना है तो हमारे पास हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो बेटा, ये है हमारा m1, दिस इज़ m1, दिस इज़ m2, दिस इज़ v1 एंड द अदर वन इज, सेकेंड वन इज़ v2। m1 की जगह 1 kg डालिए, m2 की जगह 5, v1 की जगह 2i कैप माइनस 3j कैप और v2 की जगह 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, आपका VCM आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 की जगह डालेंगे 1 इंटू m1 v1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, v1 है हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस m2 है बेटा हमारा 5 kg, इंटू में v2 है हमारा 3i प्लस 4j माइनस 6k, 3i प्लस 4j माइनस 6k कैप। ठीक है, चलिए होल अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब है दोनों मास स्क्वायर करेंगे 1 + 5 kg। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे। अब जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 2 और 3 3 ही रहेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस। अब देखिए बेटा, जब 5 3 से अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15i कैप, जब 5 हमारा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 20j कैप, और जब ये 5 इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 30k कैप। तो हम वैल्यू डाल देते हैं, ये आ जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप माइनस 30k कैप। ठीक है, होल अपॉन हमारे पास है बेटा 1 + 5 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 6 के, होल अपॉन 6। अब ये देखिए, ये 2i कैप प्लस 15i कैप हो जाएगा 17i कैप, 17i कैप। ठीक है, और माइनस 3j कैप और प्लस 20j कैप, -3 + 20 आपका 17 के बराबर होता है ना,
तो -3 जे कैप प्लस 20 जे कैप हो जाएगा प्लस 17 जे कैप के, ठीक है। और के कैप तो अकेला ही है और कोई तो है नहीं, तो इसको भी कॉपी कर देते हैं। -30 के कैप होल अपॉन 6 आ गया हमारा VCM। क्वेश्चन है सॉल्व। देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, लेकिन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है सेंटर ऑफ मास का। तो कभी भी हमें सिस्टम में एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4, 5 कितने भी पार्टिकल्स लिए हों तो हम उसके सेंटर ऑफ मास यानी कि पूरी बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है जो सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है वो निकाल सकते हैं। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो उस बॉडी का मोशन, पूरी बॉडी का मोशन यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन VCM निकाल सकते हैं। उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी बदल रही है तो, और पूरी बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।